नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारा 15वां लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोगों ने कुल 14 पार्ट इसके कवर कर लिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग प्रश्न को फुल डिटेल के साथ करते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम इत्यादि के बारे में। ये जो आप साइड में स्टिकी नोट्स देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने घटना चक्र के क्वेश्चन को भी इसमें अटैच कर लिया है, तो ये और एक प्लस पॉइंट है। कहता है कि संगम युग किस राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। संगम युग का जो इतिहास है ये किस राज्य से जुड़ा है, तो ध्यान रखना है तमिलनाडु से। संगम युग तमिलनाडु से। बात करें संगम का, तो देखिए संगम का अर्थ क्या होता है, तो तमिल कवियों की बैठक। संगम मिलन, तमिल कवियों का बैठक जो है ये संगम कहलाता था। बात करेंगे संगम की, तो अब तक कुल 3 संगम हुए हैं। कितने संगम हुए हैं? 3। पहला जो संगम हुआ है वो हुआ है मदुरई में। कहाँ पर हुआ है? मदुरई में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि थे। और ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त्य ऋषि ने ही किया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो संगम हुआ है कहाँ पर? मदुरई में। दूसरा संगम हुआ है कपाड़पुरम में। कहाँ पर? कपाड़पुरम। और इस संगम में तोल कापियार ने तोला कापियम लिखा। ध्यान रखिएगा, तोला कापियम बहुत बार पूछा गया है। तोला कापियम जो है पहला तमिल साहित्य माना जाता है। तोला कापियम लिखा किसने? तोल कापियार ने। और तीसरा जो संगम हुआ था वो हुआ था मदुरई में। पहला और तीसरा मदुरई में हुआ है। दूसरा हुआ है कपाड़पुरम में, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो संगम मदुरई में हुआ, इसके अध्यक्ष थे नक्कीनार। नक्कीनार। बात करें मदुरई की, तो देखिए मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल, पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। और मदुरई में ही गांधी जी ने वस्त्र को त्याग दिया था। ध्यान रखना है। बात करें घटना चक्र के पॉइंट्स की, तो कहता है चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। भारत का जो विशालतम नंदी मूर्ति है ये बृहदेश्वर मंदिर में है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो सबसे विशाल नंदी की मूर्ति है ये बृहदेश्वर मंदिर में है। बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, तो इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को? राजराज प्रथम ने। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोलों का संस्थापक विजयालय। आगे कहता है कि चोल प्रशासन की विशेषता ये थी कि ग्राम प्रशासन जो है, ग्राम में स्वायत्तता थी। ये चोलों के प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा की प्रशंसा में कविताओं का संग्रह पडित्रु पट्टू लिखा गया? पडित्रु पट्टू। तो ध्यान रखना है, कविता का संग्रह पडित्रु पट्टू ये चेर राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया था। चेर राजाओं की प्रशंसा में। बात करें चोल के ग्राम प्रशासन का वर्णन जो है उत्तर मेरूर अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? उत्तर मेरूर अभिलेख में। क्योंकि चोल का जो ग्राम प्रशासन था, ग्राम प्रशासन को स्वायत्तता मिली हुई थी और ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। इस संबंध में जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख में हमें मिलती है। कहता है कुलोत्तुंग वन के काल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। किसके काल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? कुलोत्तुंग। देखिए जो चोल शासक होते थे ये अपने शासनकाल के दौरान ही उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया करते थे। ये चोल काल की बात हो रही है। आगे कहता है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप राजेंद्र प्रथम ने दिया था। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप किसने दिया था? राजेंद्र प्रथम ने। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं का शासन कहाँ तक था? तो ध्यान रखिए, चोल राजाओं का शासन ये तमिलनाडु पर फैला हुआ था। बात करें तमिलनाडु का, तो इसका पुराना नाम
मुझचांगम था। पुराना नाम क्या था? मुझचांगम। बात करें चोल साम्राज्य की तो देखिए इसका संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य जो है इसने नौसेना का प्रयोग किया था और इसके लिए काफ़ी ये फेमस भी हुआ था। चोल प्रशासन की बात करें तो गाँवों में स्वायत्तता थी और प्रशासन की विशेषता क्या थी? उत्तम ग्राम प्रशासन। गाँवों में स्वायत्तता तथा उत्तम ग्राम प्रशासन का ब्यौरा हमें उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलता है। चोल काल में निर्मित कांस्य की जो नटराज मूर्ति थी यह विश्व की सर्वश्रेष्ठतम कृति मानी जाती है। इसकी आकृति की बात करें तो यह इसकी आकृति चतुर्भुज है। चोलों का प्रभाव देखिए तमिलनाडु पर तो था ही, साथ साथ कोरोमंडल एवं दक्कन तट के कुछ क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव था। इसकी 2 राजधानियां थी, पहला था उरियूर और दूसरा था पुहार जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कदम्ब राजाओं की, तो जो कदम्ब राजा थे इनकी राजधानी थी वनवासी में। कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, वनवासी में। और कदम्ब वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक मयूर शर्मा था। कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मा ने। देखिए दक्षिण भारत में यवन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता था। बात करें तोलकाप्पियम ये क्या था? ये एक तमिल व्याकरण था। अगर हमसे पूछ ले शिल्पादिकाराम का लेखक कौन था? तो ये है इलंगो ने शिल्पादिकाराम की रचना की थी। तोलकाप्पियम एक तमिल व्याकरण था। रोमन सिक्के एवं रोमन बस्ती अरिकमेडु से हमें प्राप्त हुए हैं। कुरल जो है ये एक तमिल भाषा में लिखा हुआ धार्मिक कविता का संग्रह है और कुरल को ही लघु वेद भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए। कुरल क्या है? तो तमिल भाषा में लिखी धार्मिक कविता, इसे लघु वेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई थी वर्तमान में? तो अलवर संत वर्तमान तमिलनाडु, मच्छुगाचम। बात करें अलवर संत की तो ये वैष्णव संत थे। अलवर संत विष्णु को मानते थे। वहीं अगर पूछे नायनार तो ये नायनार जो है ये शैव संत थे, शिव के भक्त थे। नायनार संत नंबियादार ने, किसने? नंबियादार ने तिरुमुराई शुक्ति लिखा था। तिरुमुराई शुक्ति। अगला सवाल है कि तमिल साहित्य में लिखी पुस्तक शिल्पी दिकाराम और मणिमेखलाई किस धर्म से संबंधित है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शिल्पी दिकाराम और मणिमेखलाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। देखिए यहाँ पर ये सवाल पूछा हुआ था कि शिल्पी दिकाराम का लेखक इलंगो है। कहता है कि चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो ध्यान रखना है, पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जो शिलालेख है ये है ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। बात करें ये रविकीर्ति ने लिखा था ऐहोल अभिलेख। पुलकेशन द्वितीय की बात करेंगे तो पुलकेशन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हरा दिया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। और पुलकेशन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। तो ध्यान रखिएगा, इसने हर्षवर्धन को हराया और नरसिंह वर्मन से हारा था। मास्की अभिलेख की अगर बात करें तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है हमें। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख नाहपान से संबंधित है। आगे कहता है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? देखिए पांड्या शासक जो है इन्होंने संगम साहित्य को संरक्षण दिया था। होयसल वंश की राजधानी तो द्वार समुद्र या हेलीवुड। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र में। कहता है चोल शासक राजा राज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल सेना प्रारंभ किसने किया था? राजा राज प्रथम ने। और वैसे भी चोल प्रशासन जो है
अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत ही फेमस हुआ था। आगे कहता है गंगे कोंड चोलापुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। गंगे कोंड चोलापुरम, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम। पुलकेशन द्वितीय की बात करें तो चालुक्य वंश का था और इसने हर्षवर्धन को हराया था, लेकिन नरसिंह वर्मन से खुद हारा था। ये एहोल अभिलेख रविकृति से संबंधित है। कहता है चालुक्यों ने महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया था। सवाल हमसे पूछ ले, निम्न में से किस वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिया जाता था? तो चालुक्य वंश। बात करें चालुक्य की तो चालुक्यों की राजधानी जो है वातापी थी। देखिए मिलाने में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है चालुक्यों की, ठीक है, तो ध्यान रखना है। द्वार समुद्र जो है ये होयसलों की राजधानी थी। आगे कहता है कि पश्चिम भारत में किस वंश ने चालुक्यों का उत्तराधिकार किया था? तो ध्यान रखना है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की बात आए तो हमें ध्यान रखना है राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी अगर पूछे राष्ट्रकूटों की तो गुलबर्ग में। क्लियर है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्षा वन ने अपनी राजधानी जो है मान्यखेत में बनाई थी। कहाँ पर? मान्यखेत में। इसके अलावा अमोघ वर्षा ने कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मल्लिका को लिखा था। ध्यान रखिए, सवाल अगर हमसे पूछ ले कि प्रश्नोत्तर मल्लिका या कविराज का लेखक कौन है? अमोघ वर्षा। ये कौन सा वंश का है? राष्ट्रकूट का है। एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। कहता है कि संत थॉमस किसके काल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था? तो ध्यान रखिए, पार्थियान के काल में संत थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु भारत आए थे। आगे कहता है कि किस चोल राजा ने पुहार शहर की स्थापना की थी? पुहार, तो चोल शासक कारिकाल ने। किसने? कारिकाल ने पुहार शहर की स्थापना की थी। पुहार शहर को कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कारिकाल को स्लेयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। बात करें चोल प्रशासन की तो गांवों में स्वायत्तता थी। इसके बारे में हमें जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलती है। चोल शासक राजेंद्र चोल ने श्रीलंका में जो है अधिकार कर लिया और अनुराधापुरम में अपनी राजधानी बनाई थी। जिसके बाद चोल शासक राजेंद्र चोल ने गंगाई कोंडा की उपाधि भी धारण की थी। ध्यान रखना है। यदि बात करें एलोरा की तो देखिए एलोरा गुफा में 34 गुफा है और एलोरा गुफा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। वहीं अगर बात कर लें हम लोग खजुराहो मंदिर की तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था खजुराहो। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा कांचीपुरम। देखिए ये राजधानी आपको मिलाने के लिए जरूर पूछता है। तो पल्लव, पांड्या, फिर द्वार समुद्र होयसल की राजधानी, चालुक्यों की राजधानी, तो ध्यान रखिए। देखिए तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। बात करें उरैयूर की तो उरैयूर क्या था? कपास व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था उरैयूर। पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी जो थी ये वेंगी नदी थी। वेंगी नदी। कहता है कि एक चीनी यात्री था मातवालीन, इसने चालुक्य और चीन के बीच संबंध को बताया था। अगला सवाल है कि हर्ष ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो ध्यान रखिए, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। बात करें हर्ष की तो हर्ष के काल में ही, हर्षवर्धन के काल में ही हुएनसांग आया था। ह से हर्ष, हर से हुएनसांग। ध्यान रखिए, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बात करें हर्ष की
तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शका नामक पुस्तक इसने लिखा था। अगला सवाल है कि तापाल और धीमान कलाकार का संबंध किस कला से है? तो ध्यान रखिए ये पाल कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया था, तो ये था राजराज प्रथम चोल शासक। ठीक है, और राजराज प्रथम ने ही वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि तंजौर में है, वृद्धेश्वर मंदिर। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका में अपनी राजधानी अनुराधापुरम में बनाई थी। अगला सवाल कि संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? संगम युग के समय रोमन व्यापार का केंद्र मुसीरी में था। कहाँ पर? मुसीरी। अगला सवाल किसके शासनकाल के दौरान पल्लव शासकों एवं चालुक्यों के बीच लंबे समय तक संघर्ष शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के कार्यकाल के दौरान पल्लव एवं चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। बात करें महेंद्र वर्मन की, तो इसने मत विलास प्रवसन लिखा था। अगला सवाल कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल की राजधानी तो देखिए तंजौर में थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। पांड्य की राजधानी मदुरई। तंजावुर का दूसरा नाम गंगाईकोंडा चोलापुरम। अगला सवाल है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने, और इसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन की बात करें तो पल्लव शासक था, वातापी कोंड की उपाधि ली थी इसको हराने के बाद। आगे कहता है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का संस्थापक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने कि हर्षवर्धन को हराया था। एहुल अभिलेख में लिखा हुआ है, लेकिन खुद भी जो है ये नरसिंह वर्मन से हार गया था। अगला सवाल कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो देखिए गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। राजेंद्र चोल ने गंगाकोंडा चोलापुरम शहर बसाया था और इसने कदरम कोंडान की उपाधि ली थी, कदरम कोंडान की। राजेंद्र चोल की अगर बात करें तो देखिए इसका पिता था राजराज, जिसने कि वृद्धेश्वर मंदिर बनाया था, और ममाडी चोल की उपाधि ली थी किसने? राजराज ने। ममाडी चोल ने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। बात करेंगे चोल शासक महेंद्र वर्मन की, तो इसने मत विलास प्रवसन लिखा था। ठीक है, इसी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। महाबलीपुरम मंदिर की बात करें तो नरसिंह वर्मन ने बनाया था, पुलकेशिन द्वितीय को हराया, वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कैलाश मंदिर की बात करें, कैलाश मंदिर देखिए महाबलीपुरम मंदिर कैलाश मंदिर अलग है। कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, और कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि उत्तरमेर शिलालेख में या शिलालेख से किसके प्रशासन के बारे में पता चलता है? तो ध्यान रखिए कई दफ़ा ये क्वेश्चन कर चुके चोल प्रशासन के। चोल प्रशासन की बात करें तो गाँवों में स्वायत्तता थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? 738 ईस्वी में प्रतिहार शासकों ने, नागभट्ट खास करके, इन्होंने अरबों को पराजित कर दिया था। देखिए रामावतारम को तमिल रामायण कहा जाता है, जो कि कंबन ने लिखा था, कंबन। अगला सवाल है हमारा कि तीसरा संगम कहाँ हुआ था? थर्ड संगम तो ये हुआ था मदुरई में। मदुरई को देखिए सिटी ऑफ फेस्टिवल या पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। 3 संगम हुए, पहला मदुरई, तीसरा मदुरई, दूसरा कपाड़पुरम में। ध्यान रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन? गोपाल। बात करें पाल वंश का तो इसका विस्तार बंगाल बिहार के क्षेत्रों में था, और पाल वंश ही जो है ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला अंतिम वंश था, पाल वंश। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने उदंतपुरी बिहार में मोनेस्ट्री, एक मठ स्थापित किया था। साथ ही धर्मपाल को फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, और धर्मपाल का जो संघर्ष राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों से चला था। ध्यान रखिएगा प्रतिहार वही है जिसने 738 ईस्वी में अरबों को हराया था। अगला सवाल कि हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत में किसका शासन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का शासन था, और पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया,
और ये लिखा है ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, रवि कीर्ति ने लिखा है। बात करें ऐहोल अभिलेख में तो ध्यान रखिए इसमें कालिदास के नाम का उल्लेख किया गया है ऐहोल अभिलेख में। विजयनगर की बात करें तो विजयनगर का जो शासक था, फेमस शासक कृष्णदेवराय था, इसने नांगलापुरम शहर स्थापित किया था और आमुक्त मल्याद लिखा था तमिल भाषा में। आमुक्त मल्याद तमिल भाषा में कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में बर्मा या म्यांमार का जो है किस नाम से जाना जाता था? इसे स्वर्ण भूमि कहते थे। ध्यान रखिए। कदम वंश का संस्थापक मयूर वर्मा। कदम वंश का संस्थापक मयूर वर्मा। चालुक्यों की राजधानी ये बादामी या वातापी था। कहाँ पर? बादामी या वातापी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत। और काकतीय की राजधानी वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। अगला सवाल है हमारा कि धातु से बने सिक्के पहली बार किस काल में बने थे? देखिए धातु का सिक्का पहली बार आया था बौद्ध के काल में। अगला सवाल कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ध्यान रखिए राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा में थी, बाद में मान्यखेत में बनाया गया। और ये बनाया था मान्यखेत में किसने? अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने क्या लिखा था? कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मल्लिका। ठीक है, उसके बाद एलोरा की बात करें तो उसमें कुल 34 गुफा है। कितना? 34 गुफा, जिसमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध, 5 जैन से संबंधित है। ध्यान रखना है। गुफा संख्या 16 जो है इसमें कैलाशनाथ मंदिर है। वहीं अगर अजंता गुफा की बात करें तो इसमें कुल 29 गुफा है। और अजंता गुफा जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, महायान शाखा से। और इसमें जातक कथाओं का चित्रण या वर्णन किया गया है। चालुक्यों की राजधानी वातापी या बादामी। अगला सवाल कि किस चोल राजा ने श्रीलंका सिलोन को जीत लिया था? तो देखिए सिलोन श्रीलंका को जीता था राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने। इसने लेकिन श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता और अनुराधापुरम में अपनी राजधानी बनाई। इसके एवज में देखिए इसके अलावा पूर्ण रूप से राजेंद्र चोल ने अधिकार कर लिया था श्रीलंका पर। हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ऐहोल अभिलेख में लिखा हुआ है। कालिदास के नाम का उल्लेख है। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था, इसे रातियों का राजकुमार भी कहते हैं। ध्यान रखिए पुलकेशन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था और वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। तो ये था हमारा दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपका अच्छे से रिविजन हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।